नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका 13वां पाठ ग्रामश्री। इसके कवि हैं श्री सुमित्रा नंदन पंत। और आज जो हम कविता पढ़ रहे हैं ग्रामश्री, इस शीर्षक कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने गांव की प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। तो आइए शुरू करते हैं कविता। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तो यहाँ पर जो कवि है वो क्या बता रहा है कि गांव के आसपास की प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर होती है और उसकी शोभा का वर्णन कर रहा है। आप भी बच्चों जब जाते होगे हाईवे पे, आप देखते हो ना आसपास कितने सुंदर खेत खलिहान होते हैं और उनका दृश्य कितना मनोहारी लगता है। तो वो लोग जो वहीं पर पैदा हुए हैं, वहीं जन्मे हैं, तो उनके लिए गांवों को लेकर इतना प्रेम, इतनी ललक बहुत ही स्वाभाविक बात है। तो ये कह रहे हैं फैली खेतों में दूर तलक मतलब बहुत दूर तक खेतों में क्या फैली हुई है, मखमल जैसी कोमल हरियाली फैली हुई है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रकृति ने हरे रंग का मखमल का गलीचा सा बिछा रखा हो। लिपटी जिससे रवि की किरणें, और उस पे क्या हो रहा है कि उस पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। और वो कैसी किरणें हैं, वे चांदी की सी उजली जाली, और वे किरणें चांदी के समान उज्जवल और चमकीली प्रतीत हो रही है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है राहत झलक। अब वो कह रहा है कि जो घास के छोटे छोटे तिनके हैं वो तेज वायु चलने से कैसे हिल रहे हैं, जैसे किसी बहुत स्वस्थ मनुष्य के भीतर रुधिर हिलता हुआ सा, रुधिर मतलब खून हिलता हुआ सा नजर आता है। तो कोई बहुत स्वस्थ इंसान होता है ना, तो आप देखते हो उसके गाल लाल होते हैं, है ना, शरीर में ऐसा लगता है कि हाँ, तो कह रहा है ऐसे लग रही है प्रकृति, क्योंकि वो प्रकृति को क्या बताना चाहता है कि प्रकृति बड़ी स्वस्थ, बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। तो उसकी तुलना स्वस्थ सुंदर पुरुष से की गई है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, और उसपे क्या हो रहा है कि नीला आकाश एक पर्दे के समान झुका हुआ सा। जब आप देखते हो हरी हरी तो नीचे हरियाली है और ऊपर नीला आकाश झुका हुआ है, तो नीला आकाश कैसा लग रहा है, मानो वो एक पर्दे के समान झुका हुआ हो। भाव क्या है कि गांव का हरियाली भरा वातावरण बड़ा सुखद है और जो कि आंखों को बहुत भाने वाला है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे बसंत के सौंदर्य का चित्रण किया गया है और रवि की किरणों की तुलना भी चांदी से की गई है। और इसके अतिरिक्त चांदी की सी उजली जाली, इसमें क्या है, सी, जहां पर भी सी की आवृत्ति होती है वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार। तो इसमें चांदी की सी उजली में उपमा अलंकार है। और जो है इसमें सूर्य की किरणें कैसी प्रतीत हो रही हैं, वो चांद की सी उजली जाली जैसी दिख रही है। तो ये था हमारा। अच्छा, हरे हरे, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति अलंकार क्या होता है, जहां किसी भी एक एक शब्द की आवृत्ति दोबारा हो, जैसे हरे हरे, चलते चलते। तो जब ये दो बार होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पुनरुक्ति अलंकार। तो ये 2-3 अलंकार जो बहुत आसान भी पढ़ते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। अब वो कह रहा है आज क्या हुआ है कि गेहूं में जो हमारे अनाज है उसमें बालियां देखकर कैसा पता लग रहा है कि मानो धरा रोमांचित हो गई। रोमांचित का मतलब बहुत प्रसन्नचित, अत्यधिक प्रसन्न। तो गेहूं की बालियां इतनी सुंदर दिख रही हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वसुधा मतलब पृथ्वी बहुत रोमांचित यानी अत्यधिक प्रसन्न हो गई है। और हर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। तो कह रहा है, और ये जो अरहर के यानी सोने के रंग, पीले रंग के होते हैं ना, पीले रंग के पौधे, तो कह रहे हैं सोने के जैसे रंग, गोल्डन कलर के होते हैं ये। तो सोने के रंग जैसे अरहर और सनई के पौधे। सनई क्या होता है बच्चों, सन का पौधा जिससे रस्सी बनाई जाती है, सुतली वगैरह बनाते हैं ना वो। तो कह रहा है अरहर और सनई के पौधे ऐसे चमक रहे हैं, कैसे, जैसे धरती रूपी स्त्री की कमर में सोने की तगड़ी बंधी हो। जब आप देखते हो किसी भी विवाह उत्सव में जो स्त्रियां होती हैं, जब वो आभूषण धारण करती हैं तो अपनी कमर पर सोने की तगड़ियां लगाती हैं। पहले ये बीच में बड़ा कम दिखने लगा था, लेकिन अब दोबारा से फैशन में आ गई है। तो आप देखते होंगे कि जो कमर है उसमें सोने की तगड़ी आपको अपनी मम्मी के पास, अपनी दीदी के पास तो जरूर देखने को मिल जाएगी। तो कह रहा है ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती रूपी स्त्री के कमर में उन्होंने सोने की तगड़ी धारण कर रखी हो।
उड़ती उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। अब क्या है, जो सरसों के पौधे हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। पीले रंग के छोटे छोटे जो आपने देखे होंगे फूल, बहुत बार आप बीच में उतरते हैं और आप उसमें फोटो भी खिंचवाते हैं। तो इसलिए मुझे वो वाले जो पौधे जो आपको सबसे सुंदर लगता है, पीले रंग की सरसों होती है बच्चों, वो उसमें तो कह रहा है सरसों पीले पीले रंग के जो फूल खिले हुए हैं उनमें से तेल की सी गंध हमें जो है वो भीनी भीनी मतलब बहुत ही सुंदर खुशबूदार गंध हमारे नाक को और क्या कर रही है, बड़े ही तृप्ति दे रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। अगर नीले फूलों की तीसी की कलियां, वो तीसी क्या होता है, नीले फूल का एक पौधा होता है, नीले रंग के फूल का पौधा तीसी। तो नीले रंग के जो कलियां हैं नीलम के समान, जैसे नीलम हम हीरा पन्ना पहनते हैं ना, ऐसे नीलम भी एक तरीके का जो आभूषणों में डाला जाने वाला स्टोन होता है, पत्थर होता है। तो कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे नीलम के समान वो जो नीले फूलों वाली कलियां प्रतीत हो रही हैं। और लगता क्या है उसको कि धरती भी प्रकृति की इस शोभा को देख रही है और सारा वातावरण बड़ा सुगंधित, बहुत ही कैसा हो रहा है, सुंदर और सुगंधित प्रतीत हो रहा है। तो यहां पर भी पीली पीली में पुनरुक्ति प्रकाश है और अरहर और सनई के साथ जो तुलना की गई है वो भी बहुत सुंदर की गई है। इसके अतिरिक्त बच्चों आप देख रहे हैं कि जो वसुधा है वो उसका रोमांच जौ और गेहूं की बालियों के रूप में प्रकट हो रहा है। तो पूरा पद्यांश में प्रकृति की सुंदरता का मनोहारी चित्रण किया गया है। अब आते हैं तीसरे पद्यांश की ओर। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। अब कह रहा है इतने सारे रंगों के फूल खिले हुए हैं और उनमें घुल घुल कर क्या लग रहा है, मटर की जो बेलें हैं वो कैसी लग रही है, जैसे बहुत सारी लड़कियां सहेलियां खड़ी हों और वो सारी हंस रही हैं। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। और अपने में बीजों के हार छिपाए हुए जो फलियां हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे मटर की पेटियां टंगी हुई हैं, मैंने मटर की पेटियों की पेटियां टंगी हुई हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर ती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। तो कह रहे हैं रंग बिरंगी तितलियां उन फूलों पर, यानी रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां बार बार आती हैं उड़ उड़कर और बैठकर उनसे पराग ले रही हैं। फूल गिरते हो फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। और ऐसा लगता है कि एक डाली से दूसरी डाली पर फूल भी जैसे प्रसन्नता के मारे फूले नहीं समा रहे, फूल कभी ऐसे एक दूसरी डालियों पर गिर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे हंस हंस के वो गिरे जा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं फूल भी। क्यों? क्योंकि प्रकृति सारी इतनी सुंदर लग रही है, यानी फूल बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। तो बच्चों फिर वही रंग रंग उड़ उड़ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और मखमली पेटियों सी में उपमा अलंकार है। और छीमियां छिपाए छ की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की छटा है। ठीक है, अब चलते हैं हम चौथे पद्यांश की ओर। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामन और जंगल में झरबेरी झूली। अब ये बता रही है अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, तो कभी क्या बता रहा है, आम के वृक्षों की डालियां किससे जो है पूरी भर गई हैं, सोने चांदी के समान चमकने वाले आम के बौर से जो है भर गई हैं, लद गई हैं। झर रहे ढाक, और ढाक और पीपल के वृक्षों के पत्ते झरने लगे हैं। और इस वातावरण को देख के हो उठी कोकिला मतवाली, और उसे देखकर कोकिला मतलब कोयल मतवाली हो गई है, दीवानी सी हो गई है, और दीवानी होकर खूब जोर जोर से कूक रही है। आपको पता है ना, आम के पेड़ पे तो वैसे भी कोयल को बड़ा आनंद आता है, तो आम के और इन सब के पेड़ों पर बैठकर कोयल बड़े मधुर मधुर गीत गा रही है। महके कटहल मुकुलित जामन, जंगल में झरबेरी झूली। तो कह रहा अब हो क्या रहा है कि कटहल की महक चारों ओर फैल रही है, जामुन के पेड़ और फूलों में नया रस रंग आने लगा है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, दाड़िम क्या होता है, अनार, आलू गोभी बैंगन मूली। तो बता रहे जंगल में झरबेरियों की झाड़ियों में बेरों से भी लद गई हैं, और आड़ू नींबू गोभी बैंगन मूली सब सब्जियों की बहार आ गई है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सुंदर वातावरण, जब आप देखो सब जगह हरी हरी सब्जियां, दालें, मतलब ये अरहर के पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं, तो ये सब दृश्य कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा।
आगे चलते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली सी तरु की डाल जड़ी। तो क्या बता रही है कि अब पीले जो मीठे अमरूदों हैं उसमें चित्तियां पड़ गई हैं। चित्तियां कैसे पड़ जाती हैं? जब वो पकने लगते हैं तो आप देखते हैं उसमें बहुत सुंदर सा लाइन जैसी आ जाती है। तो कह रहे हैं इसमें लाल लाल चित्तियां पड़ गई और इसका मतलब यह है कि वो बहुत स्वादिष्ट हो गए हैं और मीठे बेर भी अब पक चुके हैं। और दूसरा क्या वो बता रहे हैं कि डाली पर आंवले भी बहुत सारे अधिक मात्रा में दिखाई पड़ रहे हैं। लह लह पालक मह मह धनिया लौकी और सेम फली फैली। तो कह रहे हैं और इतना पालक की जो खेती है वो लहलहा रही है, धनिया महक रहा है और जो लौकी और सेम की बेलें हैं वो भी फल फूल रही है। तो मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। मतलब सब जगह जो आप देख रहे हो जैसे वसंत ऋतु में बाहर आ जाती है, यानी मखमल जैसे कोमल टमाटर और लाल हो गए हैं और हरी हरी मिर्चें जो दिखाई हुई उनके कैसा लग रहा है मानो थैली भरी हुई हो और अभी भी ये हरे रंग की है। तो यहाँ पर बताया गया है प्रकृति का कि बहुत सारी सब्जियों का उल्लेख किया गया, कुछ फलों का उल्लेख किया गया और बताया जा रहा है कि जैसे टमाटर है तो उसके लिए मखमली विशेषण का प्रयोग भी किया गया है। हमारे जो काव्यांश है उसकी भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है और वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक मतलब कि एक्सप्लेन कर रहा है वो एक एक चीज को, तो इसको कहते हैं हम अपनी हिंदी में वर्णनात्मक है। अब हम चलते हैं आगे। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। तो अभी क्या बता रहा है कि जो प्रातः कालीन सूर्य की किरणें जब गंगा की नदी पर पड़ रही हैं तो वहां पर जो नदी की जो रेत है वो 7 रंगों में, आपको पता है सूरज की सतरंगी 7 रंगों की किरणें पड़ती है और आपने शायद ये दृश्य कई बार देखा भी होगा। तो जब उस पर पड़ती है तो बालू जो होती है और चमकने लगती है ना। उसमें तो पहले ऐसे चांदी के से कण होते हैं तो वो और चमकने लगती है, तो 7 रंगों में वो चमकने लगी है। इसी प्रकार से वो कह रहा है कि रेत में आड़ी तिरछी रेखाएं कैसी प्रतीत हो रही है? मानो सांप चल रहे हो, यानी सांप ऐसे ऐसे करके सांप रेंग रहा हो, ऐसे प्रतीत हो रहा है। और दूसरा तट पर तरबूजों की खेती, मतलब गंगा के किनारों पर दूर दूर तक तरबूजों की खेती दिखाई देती है जो कि बहुत सुंदर लग रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई। तो ये था जैसे कोई अपने देखा बगुले की यहाँ कलगी होती है तो वो ऐसे ऐसे करते हैं हाथ से, अपने जो उनके 2 पैर होते हैं उसे ऐसे ऐसे करके संवारते हैं। तो वो कह रहा है कि कैसा प्रतीत हो रहा है कि बगुले अपने पांव की उंगली सिर पे मारते हैं और इन्हें देख के कवि को क्या लग रहा है कि वो अपनी जो कलगी संवार रहे हैं कि अपनी उंगलियों से सिर पर लगी कलगी को सजा रहे हैं। फिर तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मग रोटी रहती सोई। और पानी में क्या हो रहा है कि पानी में सुरखाब मतलब चकवे तैर रहे हैं, पुलिन मने तट पर क्या हो रहा है? गंगा के तट पर मुर्गाबियां और अन्य पक्षी भी सोए हुए हैं और वो बहुत अच्छे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ ध्यान रखना कि कवि ने रेत की टेढ़ी रेखाओं का मानवीकरण किया है। क्यों? क्योंकि वो सांप जैसी प्रतीत हो रही है। ठीक है, वो तो निर्जीव है, रेत है, लेकिन उसकी तुलना सांप से की है। आगे चलते हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिके तारक सपनों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनवन। तो ये अंतिम पद्यांश की ओर हम आ गए हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप, तो गांव के आसपास का प्राकृतिक वातावरण क्या है, कैसा लग रहा है? मानो हंसते हुए मुख के समान हरियाली जो है वो सर्दियों की धूप जैसी मस्ती और आलस्य में भरकर सो रही है। भीगी अंधियाली में निशी की, तो ओस से भीगी रात के अंधेरे में क्या हो रहा है? तारक सपनों में से खोए, यानी अंधेरों में तारे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो सपने में खो रहे हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, सारा गांव क्या लग रहा है? जैसे हरे रंग की मड़ियों का डब्बा खुल गया हो। हरे रंग की मड़ियां तो कितनी खूबसूरत लगती है, डिब्बे में से निकली हुई, प्रकाश चारों ओर फैलने लगता है हरे रंग का। तो कह रहा है सारा गांव मरकत के डिब्बे जैसा लग रहा है, मानो मरकत का डिब्बा क्या हुआ? हरे रंग की मड़ियों का डिब्बा मानो वो खुल गया हो, जिस पर नीलम नव आच्छादन, और जिस पर नीले रंग का आकाश भी छाया हुआ है।
निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत। और इस प्रकार जो सारे गांव का वातावरण है वो क्या लग रहा है, सर्दियों के बीच जाने पर अपनी शोभा से सब लोगों का मन हर रहा है। और निज शोभा से हरता जनमन, मतलब कि ऐसा स्निग्ध शांत वातावरण अपनी शोभा से, निज शोभा मतलब अपनी शोभा, अपनी सुंदरता से हरता जनमन, जन मन के मन को हर लेता है। यानी मनोहर, मनोहर शब्द किससे बना है, मन को हरने वाला। जो हम बार बार कहते हैं ना मनोहर वातावरण, तो मन जमा हर, मनोहर जमा हर, तो मन को हरने वाला सारे गांव का वातावरण है जो बहुत खुला, साफ सुथरा, निर्मल और सुंदर प्रतीत हो रहा है। पूरे काव्यांश में उपमा अलंकार है, ध्यान रखिएगा। गांव की जो तुलना उपमा है, मतलब गांव की जो उपमा है पूरे मरकत के खुले डिब्बे से की गई है। तो ये है हमारा सुमित्रानंदन पंत जी का की ग्रामश्री, और इसमें आपको गांव के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पता चली होगी। भाषा की दृष्टि से आप जानते हैं कविता सरल है, सुबोध है, तत्सम शब्द होते हुए भी हम आसानी से समझ पाते हैं। और अलंकार में मैंने आपको बार बार बताया, अनुप्रास, उपमा और साथ में पुनरुक्ति प्रकाश, इसका अलंकारों का बड़ा सटीक प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आप इस कविता को अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करती हूँ। अब हम मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।